नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डेमो लेक्चर था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टॉग्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो लगभग पूरे ईएमआई का आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर एक्सेट्रा, इनमें किस किस टाइप की टॉग्स लगती है, टॉग्स किन कौन से टाइप की लगती हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं। ये मान लो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लो जैसे ये कोई एमीटर है, ठीक है, ये एक एमीटर है। अब जब भी कब हम कभी लैब में जाते हैं, किसी पावर हाउस में जाते हैं, तो एमीटर हमें कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखाई देता है। उसके अंदर सुई होती है और एक स्केल होता है। ये तो हुआ इसका बाहर का अरेंजमेंट, जैसे हमें पावर हाउसेज में दिखाई देता है और जैसे हमें लैब के अंदर दिखाई देता है। आपने स्कूल कॉलेजेस में लैब में एमीटर देखा होगा तो इस तरीके से दिखाया देता है। वोल्ट मीटर देखा होगा तो इस तरीके से दिखाई होता है। सुई होती है और ऊपर स्केल की रेंज होती है। लेकिन जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो जरा ध्यान से देखिए। ये दो स्ट्रक्चर अंदर के दिखा रखे हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2 पे ये स्केल है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, और स्ट्रक्चर 1 जो है ये इस एमीटर के अंदर का स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान से जरा देखिए। ये एक स्केल होता है हमारे पास जिसपे हमारा पॉइंटर यानी नीडल मूव करती है। ये पॉइंटर या फिर नीडल मूव करेगा इस स्केल पे। तो ये क्या हो गया, स्केल हो गया हमारा। ठीक है, ये स्केल की कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्केल, ये उसकी कोलैबोरेशन है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंटर है, और ये पॉइंटर कनेक्टेड है स्पिंडल से। ये जो बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये स्पिंडल है। इसको मैंने यहां से यहां पे मार्क कर दिया, ये स्पिंडल है। और ये जो स्पिंडल है ये एक सपोर्ट पे हमने लगा रखा है जिसको पाइवट बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पिंडल को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कंट्रोल स्प्रिंग, इस पॉइंटर को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं, ये कंट्रोलिंग टॉर्क्स के लिए होता है, बताऊंगा अभी। ये कंट्रोल स्प्रिंग्स है हमारे पास, ये जो लिखे हुए यहाँ पे मैंने कंट्रोल स्प्रिंग लिख दिया। और जो इस पॉइंटर और स्पिंडल को सपोर्ट करते हैं वो बैलेंस्ड वेट होते हैं। ठीक है, स्पिंडल तो पाइवट में चला गया, और ये जो पॉइंटर है इसको जो साइड से बैलेंस्ड वेट लगाए होते हैं हमें, ताकि जो इधर से फोर्स लग रही है पॉइंटर की उसको बैलेंस कर सके, ये बैलेंस्ड वेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड वेट लगा रखे हैं। ये दोनों यानी ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये दोनों, इनको दोनों को इकट्ठे मार्क करके मैंने यहाँ पे बैलेंस वेट लिख दिया है। ठीक है, अब ये तो रहा ये जो एमीटर था इसके पूरे अंदर का ढांचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एमीटर की सुई, ठीक है, ये एमीटर की सुई इस स्केल पे घूमेगी कैसे। तो इस स्केल पे चलाने के लिए, एमीटर के स्केल पे, इस स्केल पे चलाने के लिए इसके लिए एक फोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स को बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एक टॉर्क चाहिए होती है जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब समझते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्या। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। दिस टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द मूविंग सिस्टम, यानी मूविंग सिस्टम को मूव कराने के लिए जो टॉर्क चाहिए होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द इफेक्ट सच एज मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हीटिंग इफेक्ट से जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब ये ध्यान से समझिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्या। मान लो ये पॉइंटर हमारा यहां पे था, इस पॉइंटर ने मूव अगर करना है स्केल पे, यहां पे पहुंचना है। देखिए ये पॉइंटर यहां पहुंचा, तो यहां से इस पॉइंटर को यहां पे पहुंचाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। मान लो ये मेरा हाथ स्केल है, ठीक है, ये मेरा सारा का सारा हाथ, ये कोलैबोरेशन है स्केल की। ये पॉइंटर खड़ा है, पॉइंटर पहले यहां पे है, इस पॉइंटर को यहां से लेके यहां जाना है। तो यहां से लेके यहां तक जाने में इसको कुछ फोर्स चाहिए ना, कुछ टॉर्क चाहिए। तो वो जो टॉर्क लगेगी वो लगेगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी कि अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस किस मेथड से प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हीटिंग इफेक्ट से। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस इंस्ट्रूमेंट में कैसी होगी ये डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट पीएमएमसी में यूज होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है। यानी कि पॉइंटर को
घुमाने के लिए, यानी कि जो फोर्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। यानी मूविंग सिस्टम को, मूविंग सिस्टम क्या हो गया, ये पॉइंटर हो गया ना, ये सुई होगी, तो इस सुई को घुमाने के लिए, इस सुई को स्केल पे घुमाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, यानी रीड करवाने के लिए जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं, जो टॉर्क होती है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब दूसरी टॉर्क है कंट्रोलिंग टॉर्क। ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या चीज है, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ध्यान से समझना। कंट्रोलिंग टॉर्क को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का दूसरा नाम क्या हो गया, इस पे हाईलाइट कर दो, रिस्टोरिंग टॉर्क। दैट ऑपोजिट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी जो ऊपर वाली टॉर्क थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको अपोज करती है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, विरुद्ध लगती है इसके, ठीक है। एंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगी कंट्रोलिंग टॉर्क इंक्रीज करती जाएगी। अब ध्यान से समझिए कंट्रोलिंग टॉर्क थी क्या। सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर अब घूमना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ये पॉइंटर घूमना स्टार्ट करेगा ना, इस पॉइंटर के विरुद्ध यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कैसे करा रहा हूं, ऐसे, और कंट्रोलिंग टॉर्क किधर को लगेगी, इधर को, ठीक है। यानी कि पॉइंटर ऐसे मूव कर रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क इधर को लगेगी, यानी कि ये जो होती है रिस्टोरिंग टॉर्क होती है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करती है, अपोज करती है, विरुद्ध डायरेक्शन में लगती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए ध्यान से पढ़िए। इफ दिस टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड ना की जाती तो होता क्या, वंस द पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड, इट वुड नॉट ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया है ये, यूपीपीसीएल के आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। कि देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कंट्रोलिंग टॉर्क की। इफ दिस टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर ये टॉर्क ना प्रोवाइड की जाती तो वंस द पॉइंटर डिफ्लेक्टेड, अगर एक बार पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाता देन इट वुड नॉट रिटर्न टू जीरो पोजीशन, वो अपनी जीरो पोजीशन पे वापस नहीं आ पाता। इफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज रिमूव, देखिए अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम रिमूव कर दें, ठीक है, जैसे 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 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चल रही है, अगर इसको अपोज करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है तो पॉइंटर कभी अपनी जीरो पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क भी जरूरी होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ साथ, ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मिटा रहा हूं क्योंकि अब हम कंट्रोलिंग टॉर्क ही समझ रहे हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के पैरामीटर ज्यादा होते हैं। मेथड ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हम किस से प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो ये याद रख लेना, पहला होता है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट इसको पढ़ाएंगे। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब बाकी अभी थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा डेमो दे देता हूं इस लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डायग्राम से पढ़ाऊंगा। देखिए स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें ना इसमें याद रखनी पड़ती हैं। अब ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज याद रखना, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होता है, यहां से आपको नजर आएगा अच्छी तरह
क्या लिखा हुआ है स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में फास्फोरस ब्रॉन्ज का हेयर स्प्रिंग यूज होता है। क्या यूज होता है? हेयर स्प्रिंग यूज होता है। स्पाइरल हेयर स्प्रिंग यूज होता है। हेयर स्प्रिंग यूज होता है, एक स्पाइरल हेयर स्प्रिंग यूज होता है किस पे? स्पिंडल पे। ये वही है फास्फोरस ब्रॉन्ज का हेयर स्प्रिंग। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रखा है? हेयर स्प्रिंग यूज हो रखा है। ये रहा फास्फोरस ब्रॉन्ज का हेयर स्प्रिंग होता है, कहाँ पे अटैच करते हैं? स्पिंडल पे। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में हेयर स्प्रिंग होता है जो कि अटैच होता है स्पिंडल पे अटैच होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो हेयर स्प्रिंग होता है ये क्या करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। यानी क्या करता है कि अब ये फास्फोरस ब्रॉन्ज यहाँ का हेयर स्प्रिंग इसमें क्या करेगा? जैसे ही मान लो ये मेरा पॉइंटर है, इस पोजीशन से आगे को गया, जैसे यहां से ये पॉइंटर गया आगे, तो कंट्रोलिंग टॉर्क ये हेयर स्प्रिंग क्या करेंगे? इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये हेयर स्प्रिंग जो होंगे ये प्रोड्यूस करेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो याद रखना स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्पाइरल हेयर स्प्रिंग यूज होता है। इसकी शेप भी याद रख लो, शेप भी पूछ सकता है। ठीक है, स्पाइरल हेयर स्प्रिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटी कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कभी भी किसी बड़े डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कभी किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिसको समझाना आता होता ना, वो इतना सुंदर करके ऐसे भी समझा देता है। ऐसे सुंदर डायग्राम आपको किसी डिजिटल बोर्ड वाले से भी पढ़ लेना नहीं मिलेंगे, इतना डिटेल में, इतना एक एक पॉइंट समझा के। ठीक है, अभी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड समझना बाकी है। मैं तो कह रहा हूं मेरा तो वीडियो भी देख लोगे ना और उसके बाद अपनी किताब से पढ़ लोगे, तब भी आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना, तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल तुम्हारा ही चैनल है, दिमाग में घुसाने के लिए बना हुआ है। थैंक यू।